हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा लेक्चर नंबर 3 अपना 11th स्टैंडर्ड का बेटा ऑलरेडी हमने बेटा असेट्स कर दिया है, लाइबिलिटी कर दिया है, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, बैड डेब्ट्स, कैपिटल, ड्राइंग, ये सब कुछ हमने क्या कर दिया, लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था। आज सर हम करने वाले एंट्री। व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ एंट्री? सर अपना चैप्टर नंबर 3 है जर्नल एंट्री। सर एंट्री का मतलब क्या होता है? जैसे अगर यहाँ पर आपको सिंपल से एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा बेटा। नहीं, ये एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, ये एंट्री है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000, ये क्या है? एक एंट्री है। पेमेंट ऑफ सैलरी, ये क्या है? एक एंट्री है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन, ये एक एंट्री है बेटा, ये एंट्री है। इसको हम क्या करेंगे, अकाउंट्स की बुक में क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखेंगे मतलब एंट्री को क्या करेंगे बेटा, पास करेंगे। तो एंट्री को क्या करेंगे, पास। ये सारा का सारा किसकी बातें है सर? पैसे की बात है। ये सारी एंट्री को पास करना मतलब सारी एंट्री को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और अकाउंट्स में लिखते हैं, इसको वेरी फर्स्ट में ही पढ़ा था, लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे सर, रिकॉर्डिंग। क्या करेंगे हम, इसको रिकॉर्डिंग करेंगे। तो एंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, रिकॉर्डिंग। हम अपने को क्या लिखना है, रिकॉर्डिंग। क्या लिखेंगे सर, ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन मैंने परचेज गुड्स किया, सेल्स गुड्स किया, ये सारी एंट्री है। उसको हमें बुक में लिखना है कि प्रॉपर तरीके से। सर कौन से तरीके से? एंट्री है परचेज गुड्स, ऐसे लिख देंगे नीचे परचेज, ऐसा चलेगा नहीं। अकाउंट्स में प्रॉपर जो चैप्टर नंबर 2 है बेटा, डबल एंट्री बुक कीपिंग, वहाँ पर हम सीखेंगे कैसे लिखा जाता है, कैसे। अभी तो जस्ट खाली हम मीनिंग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है बेटा? लिखने का आप टेंशन छोड़ दो, मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखा जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म और मेथड। सर कौन सी मेथड? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। फॉर्म का मतलब होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट या तो एक मेथड से हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा, एज अ एंट्री। मतलब हम एंट्री का मतलब क्या होगा, जो भी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन दिया रहेगा उसको हमें लिखना है। किस में लिखना है? अकाउंट्स की बुक में लिखना है। कैसे लिखना है? प्रॉपर फॉर्म और मेथड से हमें लिखना है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा, एंट्री बोला जाएगा। अभी देखो अकाउंट्स की बुक ने मैंने लिख दिया। जैसे अगर यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिख दिया है, जैसे अगर मिस्टर अमन अकाउंट डेबिट, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। टू यहाँ पर मैंने लिखा फर्नीचर। अभी आप लोग मुझे बताओगे मैंने क्या लिखा, किसी को कुछ समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? मिस्टर अमन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सर हमको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि आपने एक एंट्री था, एंट्री को मैंने पास कर दिया। अभी बेटा हम किसकी क्या काम करेंगे, बिजनेसमैन। अभी बिजनेसमैन को अकाउंट्स थोड़ी पता रहेगा, वो थोड़ी पढ़ा लिखा रहेगा कि उसको अकाउंट्स के बारे में कुछ पता है। बाई चांस उसको कभी बुक खोल के देखना हो कि क्या लिखा है, क्या हुआ, तो कैसे पता करेगा? तो उसके पास तो कोई तरीका, ऐसे लिखा रहेगा तो पता कर पाएगा नहीं। सर ये आपको भी नहीं पता रहेगा मैंने क्या लिखा, मिस्टर अमन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, मतलब सर समझ में नहीं आया। तो ये मैंने एंट्री लिखा। एंट्री के नीचे मैं लिखूंगा नरेशन। एंट्री के नीचे मैं क्या लिखूंगा, नरेशन। नरेशन मतलब ये एंट्री के बारे में शॉर्ट में नीचे मैं क्या करूंगा, डिस्क्लोज करूंगा क्या लिखा। अभी ये लिखा इसके नीचे बेटा, इसके नीचे मतलब अभी तो साइड में लिख रहा हूं मैं, बीइंग। स्टार्टिंग किससे होगा, बीइंग। बीइंग आया तो मतलब समझ जाने का, क्या लिखा है, स्टार्टिंग वर्ड विथ अ बीइंग। क्या लिखना है, बीइंग। बीइंग यहां पर मैं लिखूंगा सोल्ड। सोल्ड, सोल्ड क्या कर रहा हूं मैं, सोल्ड फर्नीचर टू, सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर अमन ऑन क्रेडिट। किस पे बेचा मैंने, क्रेडिट पे बेचा। मतलब बीइंग मैंने लिखा, बीइंग, और ब्रैकेट में क्या लिखा, कौन सा ब्रैकेट करो, ये वाला, बीइंग सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर अमन ऑन क्रेडिट। मतलब मैंने अमन को फर्नीचर बेचा। किस पे बेचा है बेटा, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी पे मैंने अमन को क्या बेचा है, फर्नीचर बेचा है। तो आप पर समझ में आ गया। तो इसी को जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको बोला जाता है नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये जो हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन किया उसके बारे में ब्रीफ में हमें एक्सप्लेन करना है, फ्रॉम द विच
अन एंट्री इज पास, ये जो मैं एंट्री पास किया, ये जो एंट्री पास किया उसके बारे में ब्रीफ में मेरे को बताना है कि मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा। इज कॉल्ड नरेशन, समझ में आ रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, नरेशन बोला। इट ऑलवेज गिवन इन अ ब्रैकेट, कि ऑलवेज किस में रहेगा, ब्रैकेट। कौन सा वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट चलने वाला नहीं है, ना कि ये वाला ब्रैकेट भी चलने वाला। कौन सा वाला ब्रैकेट चाहिए बेटा, ये वाला दिख रहा है आपको, मैंने ये वाला ब्रैकेट किया। जस्ट बिलो द एंट्री, बिलो जर्नल एंट्री के नीचे लिखना है, और उसका स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा सर, बीइंग। समझ में आ गया बेटा। एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एंट्री। अभी एंट्री के नीचे क्या लिखते हैं, नरेशन। नरेशन का मतलब होता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम विच एंट्री इज पास। हमने जो ऊपर एंट्री पास किया उसके बारे में ब्रीफ में हमें बताना है क्या लिखा है, क्लियर है। इट इज ऑलवेज गिवन इन अ ब्रैकेट, किस में रहेगा सर, ब्रैकेट में रहेगा। जस्ट स्टार्टिंग वर्ड विथ क्या रहेगा सर, बीइंग रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा दोनों चीजें आपको समझ में आगे, एंट्री और नरेशन। आगे बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है बेटा, अपना मीनिंग है, डेफिनेशन आता है गुडविल। आपने बहुत सुना रहेगा सर गुडविल के बारे में, पर सर गुडविल होता क्या है बेटा, एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ है बेटा आईफोन का फ़ोन, क्या है, एक तरफ आईफोन का फ़ोन है, और ये रहा मेरा माइक्रोमैक्स का फ़ोन। अज्यूम करना, क्लियर है। तो एसी का रिमोट है, ये स्पेक्स का बॉक्स है। एक तरफ ये वाइट वाला आईफोन का फ़ोन है, और ये बेटा माइक्रोमैक्स का फ़ोन है। ये दोनों फ़ोन फ्री में मिल रहे, दोनों फ़ोन फ्री में मिल रहा है। आप कौन सा फ़ोन लेने के लिए जाओगे, एक बच्चा बोलेगा मैं तो दोनों फ़ोन लेने जाऊँगा। अरे दोनों में से कोई एक ही फ़ोन आपको फ्री में लेना है, तो आप कौन सा फ़ोन लेने के लिए जाओगे, जाहिर सी बात है आप क्या बोलोगे, सर मैं जाऊँगा आईफोन का फ़ोन फ्री में लेने के लिए। अभी मैं तुम सोचोगे सर मैं ऐसा सोचूं तुम आईफोन का फ़ोन ही फ्री में क्यों लेने जाओगे, क्योंकि आईफोन का मार्केट में क्या है बेटा, नाम है। उसी नाम को क्या बोला जाता है, रेप्यूटेशन। क्या बोला जाएगा सर, रेप्यूटेशन। क्योंकि जाहिर सी बात है आपने ज़्यादा नाम आईफोन का सुना है कि माइक्रोमैक्स का सुना है, सर ज़्यादा नाम हमने किसका सुना, आईफोन का सुना है। कैसे सुना है सर, फ़ोन अच्छा होता है, महंगा होता है, क्वालिटी अच्छी होती, टच अच्छा होता है, क्लियर। और आईफोन क्या होता है, दिखावा भी कर सकते हैं, देख मेरे पास आईफोन, हालांकि मेरे पास भी आईफोन, क्लियर है। तो वो क्या होता है, दिखावा भी कर सकते हो। मतलब आईफोन का मार्केट में क्या है बेटा, नाम है। नाम को क्या बोला जाएगा, गुडविल। गुडविल, उसी गुडविल को नाम को ही क्या बोला जाता है, गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जिसका रेप्यूटेशन ज़्यादा है उसी को क्या बोला जाएगा, गुडविल। जैसे मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे मेरा ना बहुत ज़्यादा गुडविल है। गुडविल का मतलब होता है यूट्यूब पे मेरा बहुत ज़्यादा नाम है। कैसे नाम है, मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे वीडियो बच्चे लोग देखते, तो उससे क्या होता है, मेरी एक रेप्यूटेशन बनी है। अभी सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, अगर तुम खरीदने के लिए जाओगे तो आईफोन का फ़ोन महंगा मिलेगा या माइक्रोमैक्स का फ़ोन महंगा मिलेगा, सर कैसी बात करते हो। अभी आपने बताया ना, अगर आईफोन का फ़ोन ही महंगा मिलेगा, क्यों, क्योंकि जिसका मार्केट में जितना ज़्यादा रेप्यूटेशन उसका वैल्यू क्या रहेगा, उतना ही ज़्यादा रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब समझ में आ गई, जिसका जितना बड़ा नाम उसका उतना ज़्यादा क्या रहेगा सर, पैसा। जिसका जितना क्या रहेगा मार्केट में रेप्यूटेशन, उसका उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है मनी, उसका प्राइस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जैसे अगर आप लोग घड़ी लेने जा रहे हो, नॉर्मल अगर चालू कंपनी का वॉच लिया, सोनाटा वगैरह का किसका भी ले लिया, तो कितने का आएगा, ज़्यादा ज़्यादा 500 रुपये का, 1000 रुपये का आएगा। पर यही अगर आपको ये मैंने टाइटन का घड़ी पहना है, टाइटन का घड़ी लेने जाओगे तो टाइटन का घड़ी चालू होता है 1000 रुपये से भी चालू होता है, पर अच्छा घड़ी लेने जाओगे तो 5 से 10,000 रुपये का आएगा। मतलब आईफोन, मतलब जैसे अगर मार्केट में सोनाटा का नाम है, टाइटन का नाम है, सर टाइटन का ज़्यादा नाम है। मतलब जिसका जितना ज़्यादा रेप्यूटेशन उसका प्राइस भी उतना ज़्यादा। समझ में आ रहा है। जैसे नॉर्मली आप स्नैक्स खाते रहोगे, बराबर, आपने देखा रहेगा कोई आपका फेमस शॉप रहेगा ना, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहेगा और लोकल वाले का कम रहता है। समझ में आया, क्योंकि नाम बढ़ेगा तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। गुडविल, इसी को क्या बोला जाता है, गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन। समझ में आ रहा है, नाम। गुडविल मीन्स नेम, फ्रेम, रेप्यूटेशन, सब इसमें ही आ गया, क्लियर है। नेम, गुडविल का मतलब होता है नेम, फेम, रेप्यूटेशन, ये सारा का सारा क्या होता है, बिजनेस। इन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या रहेगा, मनी, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा नाम उसका प्राइस भी उतना ज़्यादा है। इट इज़ क्या होता है, इनटेंजिबल असेट्स फॉर द बिजनेस। सर ये हजम नहीं हो रहा है मेरे को। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, अभी आप लोगों ने बोला सर आईफोन का मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम है,
माइक्रोमैक्स का नाम कम है। आप कहीं दिखा सकते हो मेरे को कि आईफोन का नाम बहुत ज़्यादा है, माइक्रोमैक्स का नाम कहीं कम है? ऐसा कहीं पे भी लिखा गया नहीं है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब पे बहुत बड़ा नाम है, आप कहीं दिखा सकते हो सर सब्सक्राइबर है ना आपके? अरे सब्सक्राइबर तो ठीक है, पर कहीं लिखा गया है कि हेमल सर का नाम बहुत ज़्यादा है? ऐसा कहीं पे भी लिखा गया नहीं। इसको जस्ट हम खाली क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि आईफोन बहुत अच्छा फ़ोन है। क्लियर है? कहीं पे भी लिखा गया नहीं। आईफोन से अच्छा वो अपना कौन सा था, वन प्लस का फ़ोन भी सेम ही होता है, पर आईफोन का क्यों? क्योंकि आईफोन को लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि आईफोन मतलब महंगा फ़ोन। समझ में आ रहा है? उसी को क्या बोला जाएगा, गुडविल। गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन, नाम, रेप्यूटेशन, नेम, फेम ऑफ अ बिजनेस, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या रहेगा, मनी। क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा नाम उसका उतना ज़्यादा क्या रहेगा, पैसा। और ये कहीं पे भी लिखा गया नहीं और कहीं पे भी दिखता नहीं है, जस्ट खाली अज्यूम करके चलते हैं। तो इट इज़ क्या होता है, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब दिखता नहीं है, जिसको तुम छू नहीं सकते, जिसको तुम जस्ट खाली फील कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जस्ट खाली फील कर, जिसको छू नहीं सकते। टेंजिबल का मतलब जो दिख रहा है, जिसको तुम छू सकते। इनटेंजिबल जो दिखता भी नहीं है और ना ही तुम उसको छू सकते हो, जस्ट खाली तुम क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। असेट्स फॉर द बिजनेस। क्लियर? इनटेंजिबल असेट्स टोटल 4 है। पहला है गुडविल, उसके बाद आता है पेटेंट, उसके बाद आता है कॉपीराइट्स, और लास्ट में आता है बेटा ट्रेडमार्क। क्या आता है? ट्रेडमार्क। ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। 4 इनटेंजिबल एसेट होते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। समझ में आ गया? 4। अभी सर आगे बढ़ते अकाउंटिंग ईयर। बेटा अपना नॉर्मल ईयर कभी चालू होता है? आप सभी ने देखा रहेगा सर अपना नॉर्मल ईयर। सर नॉर्मल ईयर आपके सबके पास कैलेंडर है बेटा? हाँ सर हमारे पास कैलेंडर है। तो अपना जो नॉर्मल ईयर होता है बेटा, नॉर्मल ईयर कभी चालू होता है? 1 जनवरी को चालू होगा। कभी चालू होगा? 1 जनवरी को चालू होगा। और ख़त्म कभी होगा सर? 31 दिसंबर को ख़त्म होगा। एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2022 को चालू हुआ तो ख़त्म कभी होगा सर? 31 दिसंबर 2022 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वाला ईयर 1 जनवरी 2023 को चालू होगा और उसके बाद वाला ईयर कभी ख़त्म होगा सर? 31 और दिसंबर 2023 को ख़त्म हो जाएगा। पर यहाँ पर उल्टा है, नॉर्मल ईयर की बात नहीं चल रहा है। अपने को कौन सा ईयर चाहिए? अकाउंटिंग ईयर। कौन सा ईयर चाहिए? अकाउंटिंग ईयर। अभी जैसे ये 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं सर? कितने महीने होते हैं सर? 12 मंथ होते हैं। तो अकाउंटिंग ईयर भी कितने महीने का होता है? 12 मंथ का होता है। कितने महीने का होता है? 12 मंथ का ही होता है। क्लियर? यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। पर अकाउंटिंग ईयर बेटा कभी चालू होता है? ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग कभी होगा सर? 1 अप्रैल से। कभी होगा? 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होगा। और ख़त्म कभी होगा सर? 31 मार्च को। कभी ख़त्म होगा सर? 31 मार्च, क्योंकि मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। तो सर 31 मार्च खत्म हो गया, मार्च के बाद आएगा अप्रैल। मतलब अपना अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2000 बेटा 20 को चालू हुआ है। कभी चालू हुआ है? 1 अप्रैल 2020 को चालू हुआ है। तो ख़त्म कभी होगा सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर के बाद ईयर क्या हो जाएगा? चेंज। जनवरी 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2000 क्या रहेगा सर? 21। समझ में आ रहा है? अप्रैल 2020 को चालू हुआ तो सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अप्रैल से लेकर दिसंबर तो रहेगा, अप्रैल से लेकर दिसंबर अपने लिए क्या रहेगा? 2020। और जनवरी, फरवरी, मार्च क्या रहेगा सर? 2000 क्या रहेगा? अपने लिए 21 रहेगा। तो इसके बाद वाला ईयर कभी चलो? 31 मार्च। उसका अगला दिन क्या रहेगा? 1 अप्रैल। उसका अगला दिन क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2000 क्या रहेगा सर? 21। और ख़त्म कभी होगा सर? 31 मार्च 2000 कभी होगा सर? 22, क्योंकि 21 को चालू हुआ, ख़त्म होते होते क्या आएगा? दिसंबर 21। उसके बाद क्या आ जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च 2000 क्या रहेगा सर? 22 रहेगा। उसके बाद वाला ईयर कभी चालू होगा सर? 1 अप्रैल 2022 को चालू होगा। तो आप लोग बताओ सर ख़त्म कभी होगा? क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बताओ सर। 1 अप्रैल 2022 को चालू हुआ तो ख़त्म कभी होगा? आप लोग मुझे बताओ। तो यहाँ पर यही है बेटा अपना अकाउंटिंग ईयर। इट इज़ अ पीरियड ऑफ कितने महीने का रहेगा? 12 मंथ रहेगा। विच अकाउंट्स आर टू बी क्या लिखा है? मेंटेन एंड क्लोज बाय द
प्रोपराइटर, यहाँ पर अकाउंट मेंटेन होता है और क्लोज होगा। सर स्टार्ट होगा और सभी को पता है क्लोज कभी होगा बच्चे लोग, क्लोज कभी होगा सर 31 मार्च को क्लोज होगा। क्लियर। अकाउंट मेंटेन बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर्स का मतलब होता है बिजनेसमैन। फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, किसके लिए बेटा, इनकम टैक्स पर्पस के लिए बेटा। अकाउंटिंग ईयर कभी स्टार्ट होगा सर 1 अप्रैल को चालू और एंड कभी होगा सर 31 मार्च को होगा। मतलब कितने महीने होते हैं सर इन दोनों के बीच में, 12 मंथ अपने को होते हैं। क्लियर। इट इज पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल और ख़त्म कभी होगा 31 मार्च को होगा। एट एंड ऑफ द, बेटा ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है आप लोग को समझाने के लिए। एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंट ईयर जब भी एंड होता है अकाउंटिंग ईयर, प्रोपराइटर हैज़ टू बी, क्या लिखा है, प्रिपेयर। कौन सा अकाउंट बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा। टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये जस्ट खाली एक्स्ट्रा है। अभी जब अपना अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड होता है ना बेटा, तभी हम क्या करते हैं, ये अकाउंट से बेटा फाइनल अकाउंट, मैंने बताया था चैप्टर नंबर पता है, लास्ट 9th वाला चैप्टर फाइनल अकाउंट, उसकी बात कर रहा हूँ अभी। वहाँ पर हम ये 3 अकाउंट बनाएंगे। एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जब खत्म होगा तो यहाँ पर 3 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है कि घाटे में चल रहा है, अपने बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, अपना बिजनेस को आगे और क्या चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे हम, ये सारे अकाउंट्स बनाएंगे। और नेट प्रॉफिट नेट लॉस इसके लिए बनाएंगे क्योंकि उसको हमें क्या पे करना रहेगा, टैक्स पे करना रहेगा। टैक्स पे करेंगे ना, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर, एक्सपेंस। अरे यार सर एक्सपेंस मतलब क्या होता है, खर्चा। एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा, इनकम मतलब होता है सर पैसा आएगा। एक्सपेंस मतलब पैसा जाएगा, इनकम मतलब अपने लिए पैसा आएगा। जाहिर सी बात है ना। आपको मैं बोलूँ आपके लिए खर्चा क्या है सर, मेरे को भूख लगी नाश्ता करूँगा खर्चा है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, फुटबॉल में हवा डालनी है तो पैसा लगेगा 2-3 रुपया, साइकिल चलाना है तो छोटा मोटा कभी पंचर हो गया, कभी हवा डालने का पैसा लगे, हवा डालने का कोई पैसा लेता नहीं, कभी छोटा मोटा 1-2 रुपया चॉकलेट खानी है, अपने लिए एक्सपेंस हो गया। ये सारा का सारा क्या है, खर्चा। सर फ्रेंड सर्कल लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, चलो बॉल का कंट्रीब्यूशन सब लोग 10-10 रुपया दो, अपने लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। क्लियर है आपके लिए। अभी मेरे लिए एक्सपेंस क्या क्या हुआ, जैसे मैं हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा हूँ, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। मेरे पास जितने भी स्टाफ आते हैं उसको मैं पैसा देता हूँ, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। मैं कभी कभी ये सब बुक्स प्रिंट करता हूँ तो ये सब मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। क्लियर है। ये सारा का सारा मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और मेरे लिए इनकम क्या है, यूट्यूब मेरे को पैसा देता है, मेरे लिए इनकम है। कोई मैं ट्यूशन लेता हूँ वहाँ से मेरे को पैसा मिला, मेरे लिए इनकम है। किसी की मैं एडवर्टाइजिंग वगैरह करता हूँ वो भी मेरे को पैसा देगा, मेरे लिए इनकम है। क्लियर है बेटा। तो एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस इज एन अमाउंट पेड इन रिटर्न ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या करेंगे, अमाउंट क्या करेंगे, पे करेंगे और बदले में मेरे को रिटर्न में क्या मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आपने बोला आपको बुक लगी, आप पैसा पे करोगे, बदले में आपको क्या मिलेगा, गुड्स मिलेगा। आपको फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया, पैसा पे करोगे, बदले में आपको क्या मिलेगा सर, सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वही चीज़ है, अमाउंट पेड करोगे, बदले में आपको क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विस। जैसे मेरे लिए वेजिस का मतलब होता है मजदूरी, झाड़ू वाली बाई पोछा बिछा मार के जाएगी उसको वेजिस। कुछ आपको कॉलिंग के लिए अपने पास स्टाफ है उसको क्या दूंगा, सैलरी। जैसे मैंने बताया बुक्स प्रिंट करनी रहेगी उसको बोला जाता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इस बुक्स को बच्चों को मैं कुरियर करता हूँ तो उसको क्या बोला जाएगा, पोस्टेज, मतलब पोस्टेज बोलेंगे। और कभी कभी मैं मेरी खुद की एडवर्टाइजिंग करता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे तो पैसा लगता है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, एडवर्टाइजमेंट बोला जाएगा। समझ में आ रहा है। एक्सपेंस मतलब क्या हो रहा है, अमाउंट पेड इन रिटर्न ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल के तौर पे वेजिस, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज और एडवर्टाइजमेंट। आगे बढ़ते हैं बेटा, इनकम। अब यहाँ पर अमाउंट पे करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, रिसीव होगा। इनकम इज एन अमाउंट रिसीव फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या करेंगे बेटा, फॉर एनी गुड्स एंड अमाउंट क्या करेंगे, रिसीव। बदले में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर गिविंग या तो रेंडरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे रेंट रिसीव, मैंने बताया मेरे को अगर कहीं पे मेरा घर है मैंने भाड़े पे दिया तो वहाँ से हर महीना मेरे को रेंट रिसीव होगा। किसी के पास से मेरे को कमीशन रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा। और कोई भी चीज़ मैं अगर क्या करूँगा, सेल्स करूँगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, इनकम होगा। अगर कोई भी चीज़ मैं परचेस करूँगा तो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर है। ये सारा का सारा क्या है बेटा, है। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा,
प्रॉफिट या तो लॉस। सर अभी ये काफ़ी डिफिकल्ट बच्चों को लगता है, सर प्रॉफिट क्या होगा और लॉस क्या होगा। बेटा सिंपल सा बात है कि सिंपल से एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये वॉच है बेटा, ये वॉच है बेटा, इसको बनाने का खर्चा, ये वॉच है बेटा, इसको बनाने का खर्चा, इसको बनाने का खर्चा है बेटा 5,000। ये वॉच बनाने का खर्चा कितना है 5,000। इस 5,000 को क्या बोलेंगे बेटा कॉस्ट प्राइस। क्या बोला जाएगा इसको कॉस्ट प्राइस। मतलब इस वॉच को बनाने का खर्चा है 5,000 रुपीज़, इसको बोला जाएगा कॉस्ट प्राइस। अभी इसको तुम मार्केट में कितने प्राइस में क्या करोगे सेलिंग करोगे, इसको तुम कितने प्राइस में क्या करोगे सेलिंग करोगे। एक बच्चा बोलेगा 5,000 में वॉच बनी, हम पागल थोड़ी है कि 5,000 से कम में बेचे। सर हम इसको 7,000 रुपीज़ में क्या करेंगे सेल करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा। 5,000 की घड़ी मैं 7,000 में सेल करूंगा तो मतलब मेरा क्या है बेटा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है ज़्यादा और मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है कम। तो मेरे को क्या होगा सर प्रॉफिट होगा। क्या होगा सर प्रॉफिट होगा। पर उल्टा हो रहा है, मैं इसको सेल कर रहा हूँ बेटा खाली 2,000 रुपये। कितने में बनाया 5,000 में बनाया। मैं इसको 2,000 में बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सर लॉस होगा। कभी जब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है ज़्यादा और सेलिंग प्राइस क्या है कम, तो मेरे को क्या होगा सर लॉस होगा। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा था सर 5,000 में बनाया 7,000 में बेचा तो 2,000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर 5,000 में बनाया 2,000 में बेचा तो 3,000 का मेरे को क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। वैन सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस कम रहेगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है। सेलिंग प्राइस मतलब इसको हम बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस मतलब बनाने का खर्चा। जैसे ये स्टील की बोतल है, इसको बनाने का खर्चा रहेगा हार्डली 50 रुपये, बेचेंगे 150 रुपये में। तो जाहिर सी बात है सर बनाने का खर्चा 50 रुपये, बेच रहे 150 में, तो अपने को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। पर उल्टा बनाने का खर्चा पड़ गया 100 रुपये, बेच रहे 70 रुपये में, तो 30 रुपये क्या हो गया लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो मेरे को क्या होगा सर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने बोला है। कहाँ गया सर ये रहा प्रॉफिट। व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट, और व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, इज कॉल्ड लॉस। अभी एग्जांपल यहाँ पर इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 5,000, कितने में बेचा 5,000, एंड द ऑल द एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंट ₹3,000। मतलब इस गुड्स को मैंने कितने में बेचा सर, गुड्स को कितने में बेचा सर 5,000 में बेचा, सॉरी 50,000 में बेचा, सॉरी। इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड ऑल द एक्सपेंस, मतलब इसको बेचने के लिए बनाने का खर्चा जितना भी था पीरियड ऑफ अमाउंट कितना था 30,000 रुपये, तो मेरे को सर प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 20,000 रुपये का प्रॉफिट। मतलब 50,000 में बेचा, पर ये 50,000 बेचने के पीछे मैंने 30,000 तो खर्चा कर दिया, मतलब मेरे को 20,000 क्या होगा सर प्रॉफिट होगा। अभी लॉस में क्या होता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000 में बेचा 50,000 एंड ऑल द एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंट कितना दिया गया है 60,000, 50,000 में बेचा और उसको 50,000 बेचने के पीछे 60,000 तो खर्चा कर दिया, तो मतलब मेरे को लॉस कितना हो जाएगा 10,000 का क्या हो जाएगा लॉस। अभी जैसे मैंने बताया प्रॉफिट कभी होगा इनकम ज़्यादा रहेगा एक्सपेंस कम रहेगा तो प्रॉफिट होगा, पर लॉस कभी होगा जब भी एक्सपेंस ज़्यादा रहेगा इनकम कम रहेगा तो मेरे को क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। क्लियर है बेटा। यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पर हम वाइंड अप कर दे बेटा। आज पहले हमने क्या पढ़ा एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसके नीचे नरेशन, नरेशन का मतलब होता है ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो ब्रैकेट में होगा, स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा बिंग रहेगा, उसके बाद गुडविल, गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन नेम फ्रेम ऑफ अ बिजनेस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज़ इंटेंजिबल असेट्स फॉर द बिजनेस। उसके बाद पढ़ा अकाउंटिंग ईयर पीरियड ऑफ 12 मंथ, इनकम टैक्स पर्पस के लिए अकाउंटिंग ईयर कभी चालू होगा 1 अप्रैल, खत्म कभी होगा 31 मार्च, और एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में हम कौन से अकाउंट बनाएंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट, किधर गया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक्सपेंस का मतलब क्या रहेगा अमाउंट पेड इन रिटर्न ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे वेजिस हो गया सैलरी हो गया प्रिंटिंग। इनकम का मतलब क्या रहेगा अमाउंट रिसीव फॉर रेंडरिंग या तो गिविंग, यहाँ पर आया नहीं है क्लियर है। फॉर रेंडरिंग मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा अपने एप्लीकेशन पे तो आपको मिल जाएगा फ्री में, वहाँ पर मिल जाएगा फॉर रेंडरिंग या तो गिविंग
एनी गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है। प्रॉफिट कभी होगा जब सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स क्या रहेगा, मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट होगा। लॉस कभी होगा जब कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा और सेलिंग प्राइस सॉरी व्हेन सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा और कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्लियर है बेटा। तो तभी अपने को क्या होगा, लॉस होगा। आगे बेटा हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ असेट्स और टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। आप सभी बेटा एक बार रिवाइज कर लेना, असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हम करने वाले। और देखिए कि बेटा बुक्स के अंदर से क्या क्या और आ सकता है बेटा। यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 खत्म होता है बेटा, लेक्चर नंबर 4 मिलेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट होगा बेटा। इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर शुरू कर देंगे बच्चे लोग। तो ज़रा भी टाइम वेस्ट मत करना और स्टडी स्टार्ट करना। और मेरी एक चीज़ हमेशा याद रखना, 11th स्टैंडर्ड को कभी भी हल्के में मत लेना, दिल से स्टडी करना। हमें आगे सीए में ACCA, CFA, FPA बहुत कुछ हमें करना है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय ऑल।